धन और इसके उपयोग। जैसा कि मिस्टर ग्लैडस्टन ने हाल ही में कहा, धन दुनिया का व्यवसाय है। धन कमाना दुनिया का व्यवसाय इसलिए है क्योंकि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण अपवादों को छोड़कर युवा लोग गरीबी में जन्म लेते हैं और इसलिए उस अत्यंत बुद्धिमानी भरे नियम के तहत जो उनके भले के लिए है, तुझे अपनी रोटी अपने माथे के पसीने से कमानी होगी। आजकल गरीबी को एक बुराई के रूप में कोसना और उस युवा की दया करना फैशन बन गया है जो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा नहीं हुआ। लेकिन मैं राष्ट्रपति गारफील्ड के सिद्धांत का पूरी तरह समर्थन करता हूं कि एक युवा के लिए सबसे बड़ी विरासत गरीबी है। मैं कोई खाली भविष्यवाणी नहीं करता जब मैं कहता हूं कि अच्छे और महान लोग उसी वर्ग से निकलेंगे। दुनिया को इसके शिक्षक, शहीद, आविष्कारक, राजनेता, कवि या यहां तक कि व्यवसायी लोग करोड़पतियों या रईसों के बेटों से नहीं मिलते। ये सभी गरीब के झोपड़े से निकलते हैं। हम शायद ही किसी ऐसे अमर नाम को पढ़ें जो मरने के लिए पैदा नहीं हुआ या जिसने हमारी मानव जाति के लिए असाधारण सेवा की हो, जिसे गरीबी के प्रेरक स्कूल में पालने, पोषण और बड़ा होने का लाभ न मिला हो। वंशानुगत धन जैसा कुछ भी नैतिक या बौद्धिक रूप से उच्चतम उपलब्धियों की ओर ले जाने वाली गुणवत्ता को इतना कमजोर, इतना घातक नहीं करता। और अगर आपके बीच कोई ऐसा युवा है जो महसूस करता है कि उसे अपनी मेहनत से कमाने और जीने की जरूरत नहीं है, तो मैं उस पर अपनी गहरी सहानुभूति व्यक्त करता हूँ। अगर ऐसा कोई व्यक्ति अपने साथियों से अलग साबित होता है और एक ऐसा नागरिक बनता है जो अपने लिए सम्मानजनक और राज्य के लिए उपयोगी जीवन जीता है, तो मेरी गहरी सहानुभूति के बजाय मैं उसके सामने गहरे सम्मान से झुकता हूँ। क्योंकि जो वंशानुगत धन के आकर्षक प्रलोभनों को पार कर जाता है, वह धरती का नमक है और दोहरे सम्मान का हकदार है। न्यूयॉर्क सन से हमें बहुत सी अच्छी चीजें मिलती हैं, जिसके प्रतिष्ठित मालिक और संपादक को आपने हाल ही में सुनने का सुख, लाभ और सम्मान प्राप्त किया। मैं आपको इसके एक प्रकाशमय अंश को पढ़ना चाहता हूँ। हमारे लड़के, हर नैतिकतावादी जब उसे कोई विषय नहीं मिलता, समय समय पर पूछता है, हमारे अमीर और महान लोगों के बेटों को क्या हो गया है। इसके बाद वह ऐसे बेटों की दुष्टता और बुरे अंत के आंकड़े पेश करता है। नैतिकतावादियों की समस्या ये है कि वे सवाल को उल्टा पूछते हैं। उन मूर्ख बेटों में कुछ भी गलत नहीं है, सिवाय इसके कि वे बदकिस्मत हैं। लेकिन उनके पिताओं में कुछ गलत है। मान लीजिए एक शानदार पुराना डियर हाउंड जो अपने व्यवसाय में बहुत सफल है, पार्क में अनगिनत हिरण इकट्ठा करता है, उन्हें मोटा करता है और फिर अपने पिल्लों से कहता है, लड़कों, मैंने इन हिरणों को पकड़ने में कठिन जीवन जिया है और मैं चाहता हूं कि तुम आनंद लो। मैं जंगलों में दौड़ने और शिकार करने की आदत से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन तुम लोग इस पार्क में जाओ और अपनी मर्जी से लो। ऐसे डियर हाउंड को हर मानव पिता तिरस्कार करेगा। मानव पिता ऐसे कुत्ते से कहेगा, मिस्टर हाउंड, तुम अपने पिल्लों को बर्बाद कर रहे हो। ज्यादा मांस और कोई व्यायाम उन्हें खाज और 17 अन्य परेशानियां देगा। और अगर डिस्टेम्पर उन्हें नहीं मारता, तो वे कमजोर, आंखों से पानी बहने वाले, तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का कारण बनेंगे। भगवान के लिए उन्हें केवल डॉग बिस्किट खिलाओ और कठिन मेहनत करवाओ। वही मानव पिता गर्व के साथ वही करता है जो वह कुत्ते या बिल्ली में निंदा करेगा। वह अपने बच्चों को बर्बाद करता है और फिर जब वह बूढ़ा हो जाता है, दुखी होकर कहता है कि उसने उनके लिए सब कुछ किया, फिर भी उन्होंने उसे निराश किया। जो अपने बेटे को ऐसी नौकरी देता है जिसका वह हकदार नहीं है और उसे अपने पिता और दोस्तों को शर्मसार करने का मौका देता है, वह उस मिस्टर फेगिन से ज्यादा सहानुभूति का हकदार नहीं है जो जानबूझकर एक लड़के को बेईमानी सिखाता है। मोटे, बेकार पग कुत्ते जिन्हें युवतियां रस्सी के सहारे खींचती हैं, अपनी हालत के लिए जिम्मेदार नहीं है। और यही बात अमीर लोगों के बेटों के लिए सच है। जो युवतियां कुत्तों को ज्यादा खाना खिलाती है और जो पिता अपने बेटों को बर्बाद करते हैं, उन्हें खुद को दोष देना चाहिए। शायद कोई इस चीज की वकालत नहीं करेगा, लेकिन कौन संदेह कर सकता है कि अगर ऐसा कानून हो
जो किसी को अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के अलावा कुछ भी विरासत में लेने से रोके, तो हमें जल्द ही बेहतर लोग मिलेंगे, ये सही है। अगर आप इसे सन में देखते हैं, तो ये सच है। कम से कम इस मामले में तो है। हमें उस गरीब युवा पर दया नहीं करनी चाहिए, जो सुबह काम पर जाता है और शाम तक मेहनत करता है। हमें उस अमीर व्यक्ति के बेटे पर दया करनी चाहिए, जिसे प्रोविडेंस ने इस सम्मानजनक कार्य का भरोसा नहीं दिया। हमें व्यस्त व्यक्ति पर नहीं, बल्कि आलसी व्यक्ति पर सहानुभूति और दुख महसूस करना चाहिए। कार्लाइल कहते हैं, खुश है वह व्यक्ति जिसे अपना काम मिल गया है। मैं कहता हूँ, खुश है वह व्यक्ति जिसे काम करना है, और कठिन और लंबा काम करना है। एक महान कवि ने कहा है, वह सबसे अच्छी प्रार्थना करता है जो सबसे ज्यादा प्रेम करता है। किसी दिन यह व्यंग्य बन सकता है, वह सबसे अच्छी प्रार्थना करता है जो सबसे अच्छा काम करता है। एक ईमानदार दिन का काम अच्छी तरह करना अपने आप में एक अच्छी प्रार्थना है। आजकल अक्सर यह नारा सुनाई देता है, गरीबी खत्म करो। लेकिन सौभाग्य से ऐसा नहीं हो सकता, और गरीब हमारे साथ हमेशा रहेंगे। गरीबी खत्म कर दी जाए तो मानव जाति का क्या होगा? प्रगति, विकास रुक जाएगा। अगर यह अमीरों पर निर्भर हो, तो भविष्य पर विचार करें। अच्छे और महान लोगों की आपूर्ति बंद हो जाएगी, और मानव समाज फिर से बर्बरता में लौट जाएगा। अगर चाहें तो विलासिता खत्म करें, लेकिन हमें वह मिट्टी छोड़ दें जिस पर ही मानव चरित्र के गुण और सारी कीमती चीजें उगती हैं। गरीबी, ईमानदार गरीबी। मैं मान लेता हूं, सज्जनों, कि आप सभी इतने भाग्यशाली हैं कि गरीब पैदा हुए हैं। फिर आपके सामने सबसे पहला सवाल यह आता है, मैं समाज के लिए क्या सीखूं और करूं जिसके बदले में मुझे इतना धन मिले कि मैं खाना, कपड़े, रहने की जगह और अपनी स्वतंत्रता बनाए रख सकूं, बिना दूसरों की दान पर निर्भर हुए। मैं अपनी आजीविका के लिए क्या करूं? और एक युवा को शायद एक काम पसंद हो, या उसे लगे कि वह एक खास काम करना चाहेगा। वह किसी एक क्षेत्र को चुनना चाहेगा, चाहे वह व्यवसायी बनना हो, कोई शिल्पकार, या फिर पादरी, डॉक्टर, इलेक्ट्रीशियन, आर्किटेक्ट, संपादक या वकील। मुझे यकीन है कि आप में से कुछ अपनी सबसे ऊंची उड़ानों में पत्रकार बनने की चाहत रखते होंगे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि युवा को क्या पसंद है या क्या नहीं। उसे हमेशा मुख्य बात को ध्यान में रखना होगा। क्या मैं उस क्षेत्र में इतनी दक्षता हासिल कर सकता हूं जिसे मैं चुनना चाहता हूं, ताकि उसका अभ्यास करके मैं निश्चित रूप से अपनी आजीविका कमा सकूं? इसलिए जो युवा यह संकल्प लेता है कि वह अपने समाज के लिए उपयोगी बनेगा और इसके बदले में आभारी समाज से अपनी जीविका के लिए जरूरी राशि प्राप्त करने का हकदार होगा, वह एक युवा की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक को स्पष्ट रूप से देखता है। वह उस महत्वपूर्ण सवाल का सामना करता है जो तुरंत उसके सामने फैसला लेने के लिए आता है, और वह इसे सही ढंग से तय करता है। अब तक धन कमाने के बारे में कोई मतभेद नहीं है। हर कोई इस बात पर सहमत है कि एक युवा की पहली जिम्मेदारी है कि वह खुद को इतना प्रशिक्षित करे कि वह आत्मनिर्भर हो सके। अगला कदम भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि युवा ने अपनी पूरी जिम्मेदारी नहीं निभाई अगर वह जीवन की अनिश्चितताओं, दुर्घटना, बीमारी और वर्तमान जैसे व्यापारिक मंदी को नजरअंदाज कर देता है। बुद्धिमानी यह मांग करती है कि वह इन बातों का ध्यान रखे, और उसकी जिम्मेदारी का हिस्सा है कि वह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाना शुरू करे, और उसे सट्टेबाजी में नहीं, बल्कि सुरक्षित निवेश, संपत्ति या किसी वैध व्यवसाय में लगाए, जिससे धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से एक ऐसा रिजर्व बने जो आपातकाल या बुढ़ापे में उसका सहारा बने और वह अपनी बचत पर जी सके। मुझे लगता है कि हम सभी इसकी सलाह, बल्कि जिम्मेदारी पर सहमत हैं कि एक योग्यता बनाना जरूरी है, ताकि हमारा आत्मसम्मान बना रहे। इसके अलावा मुझे लगता है कि आप में से कुछ ने पहले ही फैसला कर लिया होगा कि जितनी जल्दी हो सके एक खास युवती से अपने जीवन या शायद अपनी संपत्ति को साझा करने के लिए कहेंगे, और निश्चित रूप से उसे साझा करने के लिए एक दो संपत्तियां होनी चाहिए। शादी
वाकई एक बहुत गंभीर मामला है और यह कई महत्वपूर्ण विचारों को जन्म देता है। हमेशा ऐसी महिला से शादी करो जिसमें अच्छी समझ हो। यह सलाह मुझे मेरे गुरु ने दी थी और मैं इसे आप तक पहुंचाता हूं। अच्छी समझ पुरुष या महिला में सबसे दुर्लभ और सबसे मूल्यवान गुण है। लेकिन इससे पहले कि आपको एक सहायक साथी की जरूरत पड़े, हम उस विषय पर आते हैं जिस पर मुझे आपको संबोधित करना है। धन, करोड़ों का धन नहीं, बल्कि सादगीपूर्ण स्वतंत्र जीवन के लिए पर्याप्त है। यह धन के पूरे विषय को, चाहे वह कम हो या ज्यादा, खोल देता है। अब धन क्या है, ये कैसे बनता और बढ़ता है? हमारे पास से ज्यादा दूर नहीं, कोयले की विशाल खदानें हैं जो लाखों सालों से बेकार और इसीलिए बिना मूल्य की पड़ी थीं। किसी प्रयोग या शायद संयोग से यह पता चला कि यह काला पत्थर जल सकता है और गर्मी दे सकता है। लोगों ने खदानें खोदी, मशीनें लगाईं, कोयला निकाला और इसे समाज को बेचा। इसने लकड़ी को ईंधन के रूप में विस्थापित कर दिया, मान लीजिए आधे खर्च पर। तुरंत हर कोयले की खदान मूल्यवान हो गई क्योंकि वह उपयोगी थी या उपयोगी बनाई जा सकती थी। और यहाँ समाज में सैकड़ों, बल्कि हजारों करोड़ की नई संपत्ति जुड़ गई। एक स्कॉटिश मैकेनिक ने एक दिन, जैसा कि कहानी है, आग को देखा जिसमें पानी एक केतली में उबल रहा था और भाप को ढक्कन उठाते देखा, जैसा कि लाखों लोगों ने पहले देखा था। लेकिन किसी ने उस दृश्य में वह नहीं देखा जो उसने देखा। भाप इंजन, जो दुनिया का काम इतने कम खर्चे पर करता है कि पहले के तरीकों की तुलना में यह अकल्पनीय रूप से सस्ता है। और दुनिया की संपत्ति कितनी बढ़ गई, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। समाज जो बचत करता है, वह किसी भी भौतिक विकास के क्षेत्र में धन की जड़ है। अब एक युवा की मेहनत या समाज के लिए सेवा तब धन बनाती है जब वह समाज के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि वह या तो मौजूदा तरीकों में बचत करती है या उन्हें बेहतर करती है। कमोडोर वेंडरबिल्ट ने, मुझे लगता है, न्यूयॉर्क और बफेलो के बीच 13 अलग अलग छोटी रेलवे लाइनें देखी, जिनमें 13 अलग अलग प्रबंधन थे और एक असंबद्ध और थकाऊ सेवा थी। अल्बानी, स्केनेक्टेडी, यूटिका, सिरेक्यूज, ऑम्बर्न, रोचेस्टर आदि इनमें से कुछ कंपनियों के केंद्र थे। उन्होंने इन सभी को एक करके एक सीधी लाइन बनाई जिस पर आपकी एम्पायर स्टेट एक्सप्रेस 51 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। चलें, जो दुनिया में सबसे तेज समय है। और जहां पहले एक यात्री था, वहां अब 100 यात्री इन लाइनों का उपयोग करते हैं। उन्होंने समाज को एक विशेष सेवा दी जिसे दूसरों ने भी अपनाया, जिससे पश्चिम के मैदानों से आपके दरवाजे तक भोजन लाने की लागत प्रति टन बहुत कम हो गई। उन्होंने ऐसा करके समाज के लिए अनगिनत संपत्ति बनाई और वह हर दिन बना रहे हैं। और उनके द्वारा खुद के लिए कमाया गया मुनाफा उस संपत्ति की तुलना में एक बूंद है जो उन्होंने राज्य और राष्ट्र पर बरसाई। पुराने समय में भाप, बिजली या अन्य आधुनिक आविष्कारों से पहले, जो एक साथ मिलकर दुनिया का पूरा स्वरूप बदल चुके हैं, सब कुछ छोटे पैमाने पर होता था। बड़े विचारों को बड़े पैमाने पर लागू करने और आविष्कारक, खोजकर्ता, शुरुआत करने वाले या कार्यकारी के लिए बड़ी संपत्ति पैदा करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। नए आविष्कारों ने यह अवसर दिया और कई लोगों ने बड़ी संपत्तियां बनाई। लेकिन हमारे समय में हम तेजी से इस चरण को पार कर रहे हैं, अगर पहले ही पार नहीं कर चुके। और अब दुनिया के किसी भी हिस्से में बड़ी संपत्तियां केवल एक कारण से बन सकती हैं: अचल संपत्ति, रियल एस्टेट के मूल्य में वृद्धि, विनिर्माण, परिवहन, जमीन और समुद्र दोनों पर, बैंकिंग, बीमा, ये सभी अब सैकड़ों और कई मामलों में हजारों शेयरधारकों वाली कंपनियों के हाथों में है। न्यूयॉर्क सेंट्रल रेल रोड के 10,000 से ज्यादा शेयरधारक हैं। पेंसिल्वेनिया रेल रोड के मालिक, उसकी विशाल कर्मचारी सेना से भी ज्यादा लोग हैं और इनमें लगभग एक चौथाई महिलाओं और बच्चों की संपत्तियां हैं। यही स्थिति बड़ी विनिर्माण कंपनियों, बड़ी स्टीमशिप लाइनों, बैंकों, बीमा कंपनियों और वास्तव में सभी व्यवसायों के साथ है। युवाओं के लिए यह कहना बड़ी गलती है कि हम व्यवसाय में नहीं जा सकते। अगर आप में से किसी ने 50 या $100 बचाए हैं, तो मैं नहीं जानता कि ऐसा कोई व्यवसाय है जिसमें आप तुरंत शामिल नहीं हो सकते। आप शेयर सर्टिफिकेट ले सकते हैं
शेयरधारकों की बैठक में जा सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, अध्यक्ष से बहस कर सकते हैं, कंपनी के प्रबंधन को निर्देश दे सकते हैं और एक मालिक के सभी अधिकार और प्रभाव रख सकते हैं। आप समाचार पत्रों से लेकर किराए के मकानों तक किसी भी चीज में शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन आजकल पूंजी का रिटर्न इतना कम है कि मैं आपको सलाह देता हूं कि निवेश करने से पहले बहुत सावधानी बरतें। जैसा कि मैंने मजदूरों, पादरियों, कॉलेज प्रोफेसरों, कलाकारों, संगीतकारों, चिकित्सकों और सभी पेशेवर वर्गों से कहा है, किसी भी व्यवसाय में निवेश न करें। व्यवसाय के जोखिम आपके लिए नहीं है। पहले अपने लिए एक घर खरीदें और अगर आपके पास अतिरिक्त पैसा है तो दूसरी जमीन या घर खरीदें या किसी पर बंधक मॉर्गेज लें या रेलवे पर पहला बंधक लें और मध्यम ब्याज से संतुष्ट रहें। क्या आप जानते हैं कि अपने खाते पर व्यवसाय करने की कोशिश करने वाले हर 100 लोगों में से आंकड़े बताते हैं कि 95 जल्दी या देर से असफल हो जाते हैं। मुझे अपने अनुभव से पता है। मैं हड्डीब्रास की पंक्तियां उद्धृत कर सकता हूं और आपको बता सकता हूं, जहां तक एक विनिर्माण क्षेत्र का सवाल है, कि जो उसने सच पाया वह आज भी बहुत हद तक सच है। हाय, कितने खतरे घेर लेते हैं उस व्यक्ति को जो ठंडे लोहे से छेड़छाड़ करता है। आज लोहा और स्टील कंपनियों के शेयरधारक इस बात की पुष्टि कर सकते हैं, चाहे लोहा या स्टील गर्म हो या ठंडा। और अन्य व्यवसायों में भी यही स्थिति है। आज की हमारी औद्योगिक परिस्थितियों के खिलाफ मुख्य शिकायत यह है कि वे कुछ लोगों के हाथों में बड़ी संपत्ति ला देती हैं। खैर, यह वास्तव में बहुत कम लोगों के लिए सच है। जैसा कि मैंने समझाया, पहले यह ऐसा था जब नए आविष्कारों ने दुनिया की परिस्थितियों को बदला था। आज यह सच नहीं है। संपत्ति अब अधिक से अधिक लोगों में बट रही है। श्रम और पूंजी के संयुक्त लाभ का वह हिस्सा जो श्रम को मिलता है, आज पहले से कहीं ज्यादा है और पूंजी को मिलने वाला हिस्सा पहले से कहीं कम। जहां पूंजी की कमाई आधी से ज्यादा गिर गई है, कई मामलों में पूरी तरह खत्म हो गई है, वहीं आंकड़े साबित करते हैं कि हाल की अभूतपूर्व व्यापारिक मंदी से पहले श्रम की कमाई पहले से कहीं ज्यादा थी, जबकि जीवन की आवश्यकताओं की लागत, जीवन यापन की जरूरतें कुछ मामलों में लगभग आधी हो गई हैं। ब्रिटेन में आयकर है और हमारे देश को भी कुछ समय के लिए इस कर के अधीन होना है। ब्रिटिश आंकड़े दिखाते हैं कि 1876 से 1887 के 11 वर्षों में 750 से $2,500 प्रतिवर्ष कमाने वालों की संख्या में 21% से ज्यादा की वृद्धि हुई, जबकि 5,000 से $25,000 कमाने वालों की संख्या में वास्तव में 2% की कमी आई। आप निश्चित हो सकते हैं, सज्जनों, कि धन के वितरण का सवाल मौजूदा परिस्थितियों में तेजी से हल हो रहा है और सही दिशा में हल हो रहा है। कुछ अमीर लोग और गरीब हो रहे हैं और मेहनत करने वाली जनता और अमीर हो रही है। फिर भी कुछ असाधारण लोग अभी भी संपत्तियां बना सकते हैं, लेकिन ये पहले की तुलना में अधिक मध्यम होंगी। यह जनता के लिए उतना भाग्यशाली नहीं हो सकता जितना अब माना जाता है, क्योंकि एक उद्यमी व्यक्ति के हाथों में बड़ी संपत्ति का संचय, जो अभी भी मेहनत करता है, कभी कभी सभी प्रकार की संपत्ति में सबसे अधिक उत्पादक होता है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति को लें, जो कुछ साल पहले न्यूयॉर्क में मरे। उनके मामले में क्या पाया गया कि रोजमर्रा के खर्चों के लिए इस्तेमाल किए गए छोटे प्रतिशत को छोड़कर उनकी पूरी संपत्ति और उसकी अतिरिक्त कमाई उन उद्यमों में निवेश की गई थी जिन्होंने हमारे देश की रेलवे प्रणाली को विकसित किया, जो लोगों को सबसे सस्ता परिवहन देती है। चाहे करोड़पति चाहे या ना चाहे, वह उस कानून से बच नहीं सकता जो मौजूदा परिस्थितियों में उसे अपनी संपत्ति को लोगों के भले के लिए उपयोग करने के लिए मजबूर करता है। अपने कुछ वर्षों के जीवन में उसे बस इतना मिलता है कि वह एक शानदार घर में रह सकता है, अपने आसपास बेहतर फर्नीचर और कला के काम रख सकता है। वह एक भव्य पुस्तकालय भी रख सकता है, अपने आसपास और देवताओं को बुला सकता है। लेकिन जहां तक मैंने करोड़पतियों को जाना है, उनके महल में पुस्तकालय शायद सबसे कम इस्तेमाल होने वाला हिस्सा है।
जिसे वे शायद फर्नीचर मानते हैं। वह अधिक समृद्ध भोजन खा सकता है और अधिक महंगी शराब पी सकता है, जो केवल उसे नुकसान पहुंचाती है। लेकिन सचमुच आधुनिक करोड़पति आम तौर पर बहुत सादे स्वाद और कंजूस आदतों वाला व्यक्ति होता है। वह अपने लिए बहुत कम खर्च करता है और वह मेहनत करने वाली मधुमक्खी है जो औद्योगिक छत्ते में शहद जमा करती है, जिसका आनंद निश्चित रूप से उस छत्ते के सभी निवासी, यानी सामान्य समाज, उठाएगा। यहाँ करोड़पति का सही वर्णन है, जैसा कि मिस्टर कार्टर ने पेरिस में बेहरिंग सी ट्रिब्यूनल में अपने उल्लेखनीय भाषण में दिया। जो लोग संपत्ति हासिल करने में सबसे सफल हैं और इसे इतनी विशाल मात्रा में इकट्ठा करते हैं, वही लोग हैं जो इसे नियंत्रित कर सकते हैं, इसे निवेश कर सकते हैं और इसे समाज के लिए सबसे उपयोगी तरीके से संभाल सकते हैं। उनकी इन गुणवत्ताओं के कारण ही वे इसे इतनी बड़ी मात्रा में हासिल कर पाते हैं। वे वास्तव में किसी सही अर्थ में केवल वही रखते हैं जो वे उपभोग करते हैं। बाकी सब जनता के लाभ के लिए रखा जाता है। वे इसके संरक्षक हैं। वे इसे निवेश करते हैं। वे देखते हैं कि इसे इस काम में, उस काम में, किसी अन्य काम में लगाया जाए। सारा श्रम इससे नियोजित होता है और सबसे अच्छे तरीके से नियोजित होता है और इस तरह यह सबसे अधिक उत्पादक बनता है। ये लोग जो सैकड़ों करोड़ हासिल करते हैं, वास्तव में समाज के बाकी हिस्सों की सेवा में एक गुलामी के बोझ तले दबे हैं और समाज इसे इसलिए सहन करता है क्योंकि यह उनके लिए सबसे अच्छा है। एक और उल्लेखनीय व्यक्ति का अनुमान यहाँ है। आपके मित्र मिस्टर डाना ने कॉर्नेल में ठीक ही कहा। मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ वे हैं विचारक, वैज्ञानिक, आविष्कारक, और दूसरा वर्ग उन लोगों का है जिन्हें ईश्वर ने बचत करने, अमीर बनने, धन इकट्ठा करने और पैसा जमा करने की प्रतिभा दी है, जिनके खिलाफ अब निंदा करना फैशन बन गया है और जिनके खिलाफ कभी कभी कानून बनाए जाते हैं। फिर भी क्या कोई मानवता का ऐसा लाभकारी व्यक्ति है जिसकी उपलब्धियों और उसके पीछे छोड़ी गई स्मृति और स्मारकों की वजह से उससे ज्यादा ईर्ष्या की जाए जितना एजरा कॉर्नेल से? या एक और उदाहरण लें जो हमारे सामने है, हेनरी डब्ल्यू सेज से। ये वे लोग थे जिन्हें अमीर बनना आता था क्योंकि उन्हें वह प्रतिभा दी गई थी और जब वे अमीर हुए तो उन्हें पता था कि इसे बड़े सार्वजनिक उद्यमों, ऐसे उपयोगों के लिए देना है जो तब तक जीवित, अमर रहेंगे जब तक पृथ्वी पर मनुष्य रहेगा। प्रतिभाशाली लोग और धन वाले लोग जो जीवन के नए साधन तैयार करते हैं और जो बड़े उद्यमों और बड़े सार्वजनिक कार्यों के लिए धन इकट्ठा करते हैं और बचाते हैं, ये हैं दुनिया के नेता। जैसा कि 20वीं सदी हमारे सामने खुल रही है, छत्ते की मधुमक्खियां शहद बनाने वाली मधुमक्खियों को नष्ट नहीं करती, बल्कि नर मधुमक्खियों, ड्रोन को। समाज के लिए यह बड़ी गलती होगी अगर वह करोड़पतियों को निशाना बनाए, क्योंकि वे मधुमक्खियां हैं जो सबसे ज्यादा शहद बनाती हैं और छत्ते में सबसे ज्यादा योगदान देती हैं, तब भी जब वे खुद को पूरी तरह भर लेती हैं। ये एक उल्लेखनीय तथ्य है कि कोई भी देश उतना समृद्ध और आरामदायक है जितने उसके करोड़पति हैं। रूस को लें, जहाँ की जनसंख्या थोड़ा बेहतर दासों जैसी है और जो भुखमरी की कगार पर सबसे सस्ता खाना खाकर जीती है, ऐसा खाना जो हमारे लोग ना खा सकते हैं ना खाएंगे, वहाँ आपको तुलनात्मक रूप से बहुत कम करोड़पति मिलेंगे, सिवाय सम्राट और कुछ रईसों के जो जमीन के मालिक हैं। जर्मनी में भी काफी हद तक यही स्थिति है। हालांकि हाल के वर्षों में औद्योगिक विकास ने कुछ पाउंड स्टर्लिंग करोड़पति पैदा किए हैं। 1902 में बर्लिन में 3 लोगों के पास $60 लाख से ज्यादा था और प्रशिया में 6 लोगों की आय $10 लाख से ज्यादा था डॉलर थी। फ्रांस में, जहां लोग जर्मनी से बेहतर स्थिति में हैं, आप गिनती के कुछ ही करोड़पति पाएंगे। हमारे मूल देश ब्रिटेन में, जो हमारी अपनी धरती को छोड़कर दुनिया का सबसे अमीर देश है, वहाँ पाउंड स्टर्लिंग, जो यूरोपीय मानक माना जा सकता है, में बाकी पूरे यूरोप की तुलना में ज्यादा करोड़पति हैं और वहाँ के लोग किसी भी अन्य देश से बेहतर स्थिति में हैं। फिर हम अपनी धरती पर आते हैं। हमारे पास शायद पाउंड और डॉलर
दोनों में बाकी पूरी दुनिया से ज़्यादा करोड़पति और बहु करोड़पति हैं। हालाँकि हमारे पास हर 10 में से एक भी वैसा नहीं है, जैसा माना जाता है। मैंने ब्रुकलिन के एक प्रसिद्ध वकील द्वारा तैयार की गई कथित करोड़पतियों की सूची देखी, जिसने मुझे हँसाया, जैसा कि कई अन्य लोगों को भी। मैंने उसमें ऐसे लोगों को करोड़पति के रूप में दर्ज देखा, जो अपने कर्ज नहीं चुका सकते थे। कुछ की कथित संपत्ति से एक शून्य हटाना चाहिए था। कुछ समय पहले मैं मिस्टर इवर्ट्स के बगल में डिनर पर बैठा था और बातचीत इस विचार पर आई कि लोगों को अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति जनता के भले के लिए बांट देनी चाहिए। एक सज्जन ने कहा कि यह सही है। इसके लिए कई कारण दिए, जिनमें से एक था कि निश्चित रूप से वे अपनी मृत्यु पर इसे साथ नहीं ले जा सकते। मिस्टर इवर्ट्स ने कहा, खैर, मुझे इसके बारे में नहीं पता। न्यूयॉर्क के वकील के रूप में मेरा अनुभव है कि किसी न किसी तरह वे अपनी कम से कम 4/5वें हिस्से को साथ ले जाने में सफल हो जाते हैं। उनकी कथित संपत्ति मृत्यु के समय कभी नहीं मिलती। आदर्श परिस्थितियां जो भी विकसित करें, मुझे लगता है कि मिस्टर कार्टर और मिस्टर डाना सही हैं। मौजूदा परिस्थितियों में जो करोड़पति मेहनत करता रहता है, वह समाज के लिए सबसे सस्ता सौदा है, जिसकी कीमत समाज उसे देता है। यानी उसका आश्रय, कपड़े और भोजन। आज के आविष्कार औद्योगिक और वाणिज्यिक मामलों को विशाल कंपनियों में केंद्रित करने की ओर ले जाते हैं। आप बेसेमर प्रक्रिया को सफलतापूर्वक तब तक नहीं चला सकते, जब तक कि आप एक जगह पर हजारों लोगों को नियुक्त न करें। आप जहाज़ों के लिए कवच तब तक नहीं बना सकते, जब तक कि बेथलहम कंपनी की तरह $7 मिलियन खर्च न करें। आप दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा में एक गज कपास का कपड़ा तब तक नहीं बना सकते, जब तक कि आपके पास विशाल कारखाना और हजारों पुरुष और महिलाएं उस प्रक्रिया में मदद न करें। आपके शहर में बड़ा बिजली प्रतिष्ठान इसलिए सफल है क्योंकि इसने लाखों खर्च किए हैं और बड़े पैमाने पर काम करने के लिए तैयार है। ऐसी परिस्थितियों में यह असंभव है कि समृद्ध समय में कुछ लोगों के हाथों में उनकी ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति ना आए। लेकिन मिस्टर ब्लैन ने जिन 50 बड़ी संपत्तियों की सूची बनवाई थी, उनमें उन्होंने पाया कि केवल एक व्यक्ति ने विनिर्माण में बड़ी संपत्ति बनाई थी। सबसे ज़्यादा संपत्तियां अचल संपत्ति से बनती है। इसके बाद परिवहन, बैंकिंग आते हैं। पूरे विनिर्माण जगत ने केवल एक करोड़पति दिया। लेकिन मान लीजिए कि अतिरिक्त संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में आती है, तो उनकी जिम्मेदारी क्या है? डॉलर की इस दौड़ को व्यवसाय के आसपास के नीच माहौल से कैसे ऊपर उठाया जाए और इसे एक सम्मानजनक करियर बनाया जाए? अब तक संपत्ति को 3 तरीकों से बांटा जाता रहा है। पहला और मुख्य तरीका है मृत्यु के समय इसे परिवार को वसीयत करना। अब अपने आश्रितों को सादगीपूर्ण और स्वतंत्र जीवन के लिए जरूरी आय देने के अलावा क्या संपत्ति का ऐसा उपयोग सही या बुद्धिमानी भरा है? मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि लाखों की संपत्ति युवा पुरुषों और महिलाओं और करोड़पति के बेटों और बेटियों को देने के परिणाम पर विचार करें। आप पाएंगे कि सामान्य रूप से यह बेटियों के लिए अच्छा नहीं है और यह उन पुरुषों के चरित्र और आचरण में दिखता है जो उनसे शादी करते हैं। बेटों के बारे में आपने उनकी स्थिति उस अंश में पढ़ी जो मैंने आपको सन से पढ़कर सुनाया। इससे ज्यादा सच कुछ नहीं कि सामान्य रूप से सर्वशक्तिमान डॉलर, जो बेटों या बेटियों को लाखों में वसीयत किया जाता है, वह एक सर्वशक्तिमान अभिशाप साबित होता है। जब करोड़पति माता पिता ऐसी वसीयत करते हैं, तो वे बच्चे का भला नहीं सोचते, बल्कि अपनी घमंड को। यह बच्चे के प्रति स्नेह नहीं है, बल्कि माता पिता की आत्म प्रशंसा है, जो इस हानिकारक संपत्ति वितरण की जड़ में है। इस तरीके के पक्ष में केवल एक बात कही जा सकती है, यह संपत्ति के तेजी से वितरण का सबसे प्रभावी साधन है। संपत्ति का दूसरा उपयोग, जो पहले जितना आम नहीं है, समाज के लिए उतना हानिकारक नहीं है, लेकिन इसे देने वाले को कोई श्रेय नहीं मिलना चाहिए। करोड़पति अपनी मृत्यु के समय सार्वजनिक संस्थानों को धन छोड़ते हैं, जब उन्हें इसे छोड़ना ही पड़ता है। इसमें कोई कृपा नहीं है और न ही कोई आशीर्वाद हो सकता है।
क्योंकि जो चीज़ रोकी नहीं जा सकती, उसे देना कोई उपहार नहीं है, ये कोई दान नहीं है, क्योंकि इसे खुशी से नहीं दिया जाता, बल्कि मृत्यु के कठोर बुलावे पर दिया जाता है। इन वसीयतों की विफलता, इनसे जुड़े मुकदमे और जिस तरह से ये बर्बाद हो जाते हैं, ये साबित करते हैं कि भाग्य इन पर मेहरबान नज़र से नहीं देखता। हमारे पास हमेशा ये सबक है कि बड़ी राशि दान करके स्थायी भलाई पैदा करने का एकमात्र तरीका ये है कि करोड़पति अपने जीवन काल में इसके वितरण पर उतना ही ध्यान दे जितना उसने इसे कमाने में दिया। आज हमारे पास एक प्रसिद्ध वकील द्वारा न्यूयॉर्क में एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने के लिए छोड़े गए 5 या 6 मिलियन डॉलर का मामला है। एक ऐसी संस्था जिसकी बहुत ज़रूरत थी, और इस वसीयत की विफलता एक दुर्भाग्य है। उनकी मृत्यु को सालों बीत चुके हैं। वसीयत को एक त्रुटि के कारण अमान्य घोषित कर दिया गया। हालांकि दाता की मंशा पर कोई संदेह नहीं है। यह उन लोगों की मूर्खता पर एक दुखद टिप्पणी है जो लाखों को पकड़े रहते हैं, जिन्हें वे तब तक उपयोग नहीं कर सकते जब तक कि वे उन्हें अपनी इच्छानुसार उपयोग करने में असमर्थ न हो जाएं। पीटर कूपर, बाल्टीमोर के प्रैट और ब्रुकलिन के प्रैट और अन्य ऐसे लोग हैं जिन्हें आपको अपने आदर्श के रूप में लेना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन काल में अपनी अतिरिक्त संपत्ति बांटी। संपत्ति का तीसरा और एकमात्र सम्मानजनक उपयोग यह है ही एक है। इसे एक पवित्र जिम्मेदारी के रूप में देखा जाए, जिसे इसके धारक, जिनके हाथों में यह आती है, को लोगों के उच्चतम भले के लिए संभालना चाहिए। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, और हजारों लोगों में 5 या 10 सेंट प्रतिदिन की अतिरिक्त आय बिखेरने से बहुत कम या कोई भलाई नहीं होगी। लेकिन इसे एक बड़े कोष में जमा करके, जैसा कि मिस्टर कूपर ने कूपर इंस्टीट्यूट के लिए किया, ये ऐसी चीज स्थापित करता है जो पीढ़ियों तक चलेगी। यह मानव के मस्तिष्क, उसके आध्यात्मिक हिस्से को शिक्षित करेगा। ये एक ऐसी सीढ़ी प्रदान करता है जिस पर महत्वाकांक्षी गरीब चढ़ सकते हैं। और सज्जनों, उन लोगों को मदद करने की कोई उपयोगिता नहीं है जो खुद अपनी मदद नहीं करते। आप किसी को सीढ़ी पर तब तक नहीं चढ़ा सकते जब तक कि वह खुद थोड़ा चढ़ने को तैयार ना हो। जब आप उसे धक्का देना बंद करते हैं तो वह गिर जाता है, जिससे उसे चोट पहुंचती है। इसीलिए मैंने अक्सर कहा है, और अब दोहराता हूं, कि वह दिन आ रहा है और हम पहले ही उसकी भोर देख रहे हैं, जिसमें वह व्यक्ति जो उपलब्ध लाखों संपत्ति के साथ मरता है, जो उसके हाथों में स्वतंत्र थी और बांटने के लिए तैयार थी, वह अपमानित होकर मरेगा। बेशक मेरा मतलब उस व्यक्ति से नहीं है जो व्यवसाय में है और अपनी पूंजी व्यवसाय में लगी होने के कारण उसे निकाल नहीं सकता, क्योंकि पूंजी वह औजार है जिसके साथ वह अपने चमत्कार करता है और संपत्ति पैदा करता है। मेरा इशारा उस व्यक्ति की ओर है जो लाखों की प्रतिभूतियों, सिक्योरिटीज के साथ मरता है, जो केवल ब्याज के लिए रखी जाती हैं, ताकि वह अपने दयनीय डॉलर के ढेर को बढ़ा सके। जीवन काल में अतिरिक्त संपत्ति का प्रबंधन करके बड़ी संपत्ति समाज के लिए आशीर्वाद बन सकती है। और धन कमाने वाले व्यवसायी का पेशा इतना ऊंचा हो सकता है कि वह चिकित्सक के पेशे के बराबर माना जाए, जो हमारे सबसे उच्च पेशों में से एक है, क्योंकि वह भी एक तरह से चिकित्सक होगा जो मानवता की बीमारियों को ठीक करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उन्हें रोकने की कोशिश करता है। आप में से जो लोग व्यवसायी जीवन जीने के लिए मजबूर हैं या जो धन संचय करना चाहते हैं, मैं इस विचार की सलाह देता हूँ। हर अमीर व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए कि वह इस शिलालेख का हकदार हो, जैसा कि पिट के स्मारक पर देखा गया है। वह बिना दिखावे के जिया और वह गरीब मरा। ऐसा व्यक्ति है जिसे भविष्य सम्मान देगा, जबकि वह जो बुढ़ापे में व्यवसाय से रिटायर होकर उपलब्ध लाखों संपत्ति के साथ मरता है, वह बिना आंसुओं, बिना सम्मान और बिना गीत के मरेगा। मैं युवाओं को 4 वर्गों में बांट सकता हूँ। पहला वर्ग उन लोगों का है जो अपनी आजीविका के लिए काम करना चाहते हैं और जिनका लक्ष्य एक साधारण लेकिन पर्याप्त संपत्ति अर्जित करना है। बेशक गांव में एक साधारण लेकिन सुंदर कॉटेज के साथ और एक ऐसी साथी के साथ जो छायादार जगह में धूप लाती हो
और उनके जीवन की अच्छी देवी हो। इस पहले वर्ग का नारा हो सकता है, मुझे न गरीबी दो, न धन, गरीबी की चिंताओं से और धन की जिम्मेदारियों से, हे प्रभु, हमें मुक्ति दो। दूसरा वर्ग उन लोगों का है जो धन कमाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, जिनका जीवन का लक्ष्य उस बहुचर्चित और बहुत आलोचना झेलने वाले वर्ग करोड़पतियों में शामिल होना है। ये लोग सबसे ज्यादा लोगों के सबसे बड़े भले के लिए मेहनत शुरू करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा भला हमेशा उनका खुद का होता है। इस वर्ग का नारा छोटा और स्पष्ट है, अपनी जेब में पैसा डालो। अब तीसरा वर्ग आता है। ये लोग न धन की पूजा करते हैं, न खुशी की। इन्हें उच्च महत्वाकांक्षा प्रज्वलित करती है। प्रसिद्धि की चाह उनके जीवन का नियंत्रणकारी तत्व है। हालांकि यह भौतिक धन की चाह जितनी नीच नहीं है, फिर भी इसमें अधिक घमंड दिखता है। प्रसिद्धि के मंदिर में कई उपासक हैं। घमंड का तत्व उन लोगों में सबसे तीव्र रूप में देखा जाता है जो जनता के सामने आते हैं। उदाहरण के लिए, यह अच्छी तरह जाना जाता है कि संगीतकार, अभिनेता और यहाँ तक कि चित्रकार, सभी कलात्मक वर्ग विशेष रूप से व्यक्तिगत घमंड के प्रति अत्यधिक प्रवृत्त होते हैं। इस पर अक्सर आश्चर्य होता है, लेकिन इसका कारण शायद ये है कि संगीतकार, अभिनेता और चित्रकार अपनी विशेष कला में उत्कृष्ट हो सकते हैं, बिना उच्च शिक्षित हुए, बिना सर्वांगीण बुद्धि के। उनके चरित्र में कोई विशेषता, कोई एक तत्व उन्हें प्रमुखता या प्रसिद्धि दे सकता है, जिससे उनकी कला के प्रति प्रेम या कला के माध्यम से उपयोगिता पूरी तरह से एक संकीर्ण, स्वार्थी व्यक्तिगत घमंड में डूब जाती है। लेकिन यह प्रवृत्ति हम सभी पेशों में कम डिग्री में देखते हैं। राजनेता, वकील और सम्मान के साथ कहें तो कभी कभी पादरी में भी। मुझे लगता है कि चिकित्सक में यह किसी भी अन्य पेशे की तुलना में कम होता है, शायद इसलिए कि वह किसी भी अन्य पेशे से ज्यादा जीवन की दुखद वास्तविकताओं का सामना करता है। वह सभी लोगों में नश्वरता की नश्वरता को देखता है। इस वर्ग का एक अच्छा उदाहरण हॉटस्पर के संबोधन में है। स्वर्ग की सौगंध, मुझे लगता है कि यह आसान छलांग होगी, चांद के पीले चेहरे से उज्जवल सम्मान को छीन लेना, या गहराई के तल में गोता लगाना, जहां मापने वाली रस्सी कभी जमीन को ना छू पाए, और डूबे हुए सम्मान को बालों से पकड़कर ऊपर खींचना। जो उसे वहां से छुड़ाए, वह बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के उसका सारा गौरव पहन सकता है। देखिए, युवा सज्जनों, उसे उपयोगिता की परवाह नहीं है, उसे राज्य की परवाह नहीं है, उसे केवल अपने लिए परवाह है, और एक घमंडी मोर की तरह मंच पर अकड़कर चलता है। अब सज्जनों, मुझे नहीं लगता कि धन का प्रेम इतने लोगों की नियंत्रणकारी इच्छा है जितना कि प्रसिद्धि का प्रेम। और ये एक ऐसी बात है जिसके लिए बधाई देनी चाहिए, और यह साबित करता है कि विकास के अनिवार्य नियमों के तहत मानव जाति धीरे धीरे आगे और ऊपर बढ़ रही है। पूरे कलात्मक जगत को लें, जो जीवन को मधुरता और प्रकाश देता है, जो परिष्कार और सजावट करता है, और निश्चित रूप से महान संगीतकार, चित्रकार, पियानो वादक, वकील, जज, राजनेता, सार्वजनिक जीवन में शामिल सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में पेशेवर प्रतिष्ठा की तुलना में लाखों की परवाह कम करते हैं। वॉशिंगटन, फ्रैंकलिन, लिंकन या ग्रांट और शर्मन को धन की परवाह थी? कुछ भी नहीं। हैरिसन या क्लीवलैंड, दो गरीब लोग जो उनके योग्य उत्तराधिकारी थे, को क्या परवाह थी? हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों को या उनके सामने वकालत करने वाले प्रमुख वकीलों को क्या परवाह है? महान उपदेशक, चिकित्सक, महान शिक्षक धन कमाने के बारे में चिंतित नहीं है। वे जो खजाना चाहते हैं, वह दूसरों की सेवा के माध्यम से अर्जित प्रतिष्ठा में है। और यह निश्चित रूप से करोड़पति वर्ग से एक बड़ा कदम है, जो बुढ़ापे तक, और बुढ़ापे से कब्र के किनारे तक, बिना किसी महत्वाकांक्षा के, जाहिर तौर पर केवल अपने दयनीय डॉलर के ढेर को बढ़ाने के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन एक चौथा वर्ग है जो इन सभी से ऊंचा है, जो न धन के मंदिर में पूजा करता है, न प्रसिद्धि के, बल्कि सबसे सम्मानजनक मंदिर में, सेवा के मंदिर में, मानव जाति की सेवा। आत्मत्याग इसका नारा है।
इस आंतरिक और उच्चतर समूह के सदस्य ना लोकप्रिय प्रशंसा चाहते हैं, ना लोकप्रिय होने की चिंता करते हैं, बल्कि सही होने की। वे कन्फ्यूशियस के साथ कहते हैं, मुझे इस बात की चिंता नहीं कि मुझे उच्च पद नहीं मिला, मुझे इस बात की चिंता है कि मैं उच्च पद के योग्य बनूं। ये गरीबी से निराश नहीं होता, न ही समृद्धि से अत्यधिक उत्साहित। इस वर्ग का व्यक्ति केवल दिन प्रतिदिन अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करता है, ऐसी तरह से कि वह खुद को सम्मान दे सके। उसे केवल अपनी आत्मनिंदा का डर है। मैंने ऐसे पुरुषों और महिलाओं को जाना है जो सार्वजनिक रूप से प्रमुख नहीं थे, क्योंकि यह वर्ग प्रमुखता की चाहत नहीं रखता, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में इस आदर्श स्थिति को हासिल किया था। अब मैं आपको इस वर्ग के लिए एक स्कॉटिश कवि की पंक्तियों से उचित उदाहरण दूंगा, जो बहुत जल्दी मर गया। मैं लोगों के बीच जाऊंगा, न तिरस्कार में बख्तरबंद, बल्कि शुद्ध इरादे के कवच में। मेरे सामने बड़े कर्तव्य हैं और बड़े गीत, और चाहे मैं ताज पहनकर गिरूं या बिना ताज के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते ईश्वर का काम हो जाए। मैंने शांत बिजली जैसे कर्म को महत्व देना सीखा है, न कि उसके पीछे की गड़गड़ाहट को, जिसे लोग प्रसिद्ध कहते हैं। तो सज्जनों, जीवन की दहलीज पर खड़े होकर आपके सामने अच्छा, बेहतर और सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत है। विकास के 3 चरण, जिन्हें प्राकृतिक, आध्यात्मिक और स्वर्गीय कहा जा सकता है। एक का लक्ष्य भौतिक चीजों में सफलता है। यह मानव जाति के लिए बिना लाभ के नहीं है, क्योंकि यह व्यक्ति को पशु स्तर से ऊपर उठाता है और कई मूल्यवान गुणों का अभ्यास मांगता है। संयम, मेहनत और आत्म अनुशासन। दूसरा और ऊंचा है। इसकी चाहत आत्मा की चीजें हैं, न कि स्थूल और भौतिक, बल्कि अदृश्य, और न कि देह की, बल्कि मस्तिष्क की, मानव के आध्यात्मिक हिस्से की। और यह अनगिनत गुणों को सामने लाता है जो अच्छे और उपयोगी लोग बनाते हैं। तीसरा या स्वर्गीय वर्ग पूरी तरह से अलग आधार पर खड़ा है, क्योंकि इसमें स्वार्थी विचार सर्वश्रेष्ठ लोगों के चुनिंदा समूह में गौण होते हैं। दूसरों के लिए की जाने वाली सेवा पहली प्राथमिकता होती है। धन या प्रसिद्धि की चाहत नहीं की जाती, क्योंकि इन्होंने सीख लिया है और अच्छी तरह जानते हैं कि गुण ही इसका और एकमात्र अत्यंत महान इनाम है। और इसे एक बार प्राप्त कर लेने के बाद बाकी सभी इनामों की तलाश करना व्यर्थ है। और इस तरह धन और यहाँ तक कि प्रसिद्धि का तख्ता उखड़ जाता है और वहाँ सबसे ऊंचा मानक स्थापित होता है, आपकी अपनी स्वीकृति, जो आपके द्वारा देखे गए कर्तव्य के निष्ठापूर्ण निर्वहन से आती है, बिना किसी परिणाम का डर, बिना किसी इनाम की चाह। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी रुचि या निर्णय आपको किस क्षेत्र की ओर खींचता है। एकमात्र महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी एक क्षेत्र की ओर खींचे, फिर उसमें अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाए। और यह थोड़ा और बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास एक महान कवि के शब्द हैं कि जो व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ करता है, वह कभी-कभी और भी कर सकता है। आत्मसम्मान को सबसे कीमती रत्न के रूप में बनाए रखें और दूसरों का सम्मान जीतने का एकमात्र सच्चा तरीका। और फिर एमर्सन के शब्दों को याद रखें, क्योंकि यहाँ जो उन्होंने कहा वह सच है। कोई भी युवा व्यक्ति सम्मानजनक करियर से वंचित नहीं हो सकता, जब तक कि वह खुद को धोखा न दे।